जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कमर चीमा और साजिद तरार ने बहुत ही जबरदस्त डिबेट की है। और इस डिबेट में सीधा सीधा बताया गया है कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के पीछे का सीधा सीधा उल्लू क्या है, क्या उल्लू सीधा करना चाहता है इमरान खान और मोहिद यूसुफ। क्योंकि अभी हाल ही में जो भारत ने एक मीटिंग अरेंज की थी, जिसमें अफगानिस्तान के हालातों पे जो सिक्योरिटी के हवालों से और वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट, सरकार और लोगों की सेहत और सुरक्षा और खाने पीने के मामले में जो भारत ने मीटिंग अरेंज की थी, उस मीटिंग में मोहिद यूसुफ को जाने से बिल्कुल साफ मना कर दिया था। वही पाकिस्तान अब भारत के साथ व्यापार और बिजनेस ट्रेड बढ़ाने की बातें कर रहा है, क्योंकि भारत इन चीज़ों को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहा है, इमरान खान की कोई भी बातों को, और पाकिस्तान के साथ व्यापार करने में भी बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहा है। तो आज पाक मीडिया सीधा सीधा डिस्कशन कर रहा है कि क्या होगा, अब क्या भारत के साथ व्यापार करने की एक सीधी सीधी साजिश है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपना इस सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के नाम पे अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों चीज तो ये थी कि आपने बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस जीतना है कि वो जो है वो एक्सपोर्ट कर सके, या उन लोगों का कॉन्फिडेंस जीतना है जिनके पास ब्लैक पैसा है कि वो वाइट करें और वो इंडस्ट्री लगाएं, ताकि बिजनेस एक्टिविटी जनरेट हो और इकोनॉमिक सिक्योरिटी तो तब है। फिर या ये है कि आप लोग जो पैसा जो जैसे चाइनीज इन्वेस्टर जो थे वो भी नाराज बैठे हुए हैं, क्योंकि वो सारा जो गवर्नेंस मॉडल इस तरह का है कि ब्रोकरेसी फंक्शन नहीं करती, जिसकी वजह से बिजनेसमैन जो है वो अपनी एक्चुअल आउटपुट नहीं दे सकता। तो सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बना लेना और ये कहना कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, तो इंटरनली तो गवर्नेंस और ब्रोकरेसी तो कुछ चेंज नहीं हुई। जिसने ये चीजें देखनी है या जिन लोगों ने तब्दीलियां करनी थी, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जनाब हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करनी है, आप कश्मीर के लिए आप इंडिया से भी बात करना चाहते हैं। आप जारी बात है कि कश्मीर को ये जो कुछ क्लासिफाइड बातें ये भी कुछ दोस्तों से पता चली हैं, जिन्होंने ये कहा है कि हम इंडिया के साथ कारोबार करने को तैयार हैं, भले इंडिया जो है वो कश्मीर का मसला हल हो ना हो, अब हम करने को तैयार हैं। तारड़ साहब 75 साल हम क्या करते रहे हैं पहले, ये चीजें पहले क्यों नहीं सोची गई और इनका कौन जिम्मेदार है? हम आगे की तरफ जाते हैं, पिछले जिम्मेदार कोई नहीं होता। आप इन दो चीजों को कैसे देखते हैं? ब्रोकरेसी वही है, डिसफंक्शनल ब्रोकरेसी है जो चीजों को, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को आगे नहीं लेके जा सकती। और आप 100 साल तक इंडिया से नहीं लड़ना चाहते और आप कहते हैं कि हम अब कारोबार करना चाहते हैं, कश्मीर के मसले को छोड़ें। देखिए चीमा साहब, इसके बारे में पहले भी कई बयान, कई स्टेटमेंटें आ चुकी हैं। आपको याद होगा इससे कुछ महीने पहले इन्होंने एक दफा कहा था कि वी आर स्टार्टिंग ट्रेड विद इंडिया, और उसके बाद फौरन बहाना इन्होंने किया कि कैबिनेट से अप्रूव नहीं हुआ, फिर इन्होंने उस स्टेप से वापस हटे। फिर उसके बाद हमारे आर्मी चीफ साहब ने कहा कि अब माजी को छोड़े आगे चलें, वो भी उसने एक और हिलजुल की। फिर उसके बाद ये हुआ, इन्होंने रिसेंटली जो ब्लंडर किया है, वो गंदम जो है वो पाकिस्तान से होके नहीं गई, वो गंदम पहुंच गई ईरान की तरफ से। एक ब्लंडर थोड़ी करते, लेकिन असल में बात यह है कि पुख्तगी नहीं है, मैच्योरनेस नहीं है। लेफ्ट हैंड जो करता, राइट हैंड को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल ही कोई नहीं। ये नेशनल सिक्योरिटी जो पॉलिसी आपने बताया, आपने खुद बताया, कोई कंसेंसस नहीं है, स्वाय पीसा पेपर होने का और कुछ भी नहीं है। जब आपकी इकोनॉमिक कोई पॉलिसी नहीं है, आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है। और मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि आपके हमेशा कोई भी बंदा ना ब्यूरोक्रेट करप्शन कर सकता है सियासतदान के बगैर, ना सियासतदान करप्शन कर सकता है एक दूसरों के अलायंस के बगैर। लेकिन अलायंस है दोनों का अलायंस है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि ब्यूरोक्रेट करप्शन कर जाए या सियासतदान करप्शन कर जाए ब्यूरोक्रेट के बगैर, लेकिन दोनों मिलकर इकट्ठे करते हैं। और उसमें सबसे बड़ी मैंने ये बात की थी कि इन्होंने ऐसा टाइम जाया किया, कहते आप 74 साल के बाद, अभी भी जरूरत कोई नहीं थी, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट ही नहीं है। आप तो डॉलर बेस है, जहां से पैसे आते हैं आप उस साइड पे वो पॉलिसी, वो आपके टिल्ट हो जाता है फॉरेन उस साइड पे। आप देखें ना, अब मैं बल्कि आपको 3 साल की फॉरेन पॉलिसी बताता हूँ। खान साहब आए यूनाइटेड नेशंस में, स्पीच करके गए, उन्होंने जाते वापस कहा जी कि मैं बन गया हूँ, मैंने मैच जीत के आया हूँ, टेस्ट मैच। और जाते उन्होंने मेरा मकसद ट्रंप होता रहा। फिर उन्होंने कहा जी कि हम इस्लामोफोबिया का नारा मारा। इन्होंने कहा जी हम टर्की मलेशिया के साथ मिलकर टीवी बनाएंगे। सऊदी अरेबिया ने फौरन आपसे पैसे मांगे, आपने चाइना से पैसे लेके वापस कर दिए।
फिर उसके बाद आपने मोहित यूसुफ साहब को ईडी ही भेजा, आपने कहा नहीं, बल्कि फौरन बाद आपने जो ट्रेड की बात हुई थी उसके बाद ये बात हुई, फिर आपने उससे ही यूटर्न लिया। फिर आपका एक्सपोज किया जब वेंडी शर्मन आई, उससे पहले CNN का आर्टिकल था कि वो अमेरिकन आपकी एयर स्पेस मुसलसल यूज कर रहे हैं। मेरा मतलब आपका कोई उस पे कोई रिएक्शन नहीं आपका है। फिर वेंडी शर्मन आई, वो आपको धमकियां देके गई। उसके बाद आपने अफगानिस्तान का जश्न मनाया, झंडे आपने इस्लामाबाद में लगा दिए तालिबान के। अब वो आपकी बाड़े उठाड़ के फेंक गए, अब वो आपके साथ वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब बल्कि नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, पॉलिसी के हवाले से देखें, और इन्होंने मजाक क्या किया उस स्पीच में अपने मोहित यूसुफ साहब ने। उन्होंने कहा जी बड़े बड़े ममालिक नेशनल सिक्योरिटी को अपनी जो है ना वो लोगों को नहीं बताते, हम अवाम को कहता बता रहे हैं, अवाम को बता रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है। आप मुझे ये बताएं, TLP के साथ जो मुआहदा किया वो तो अभी आपने पब्लिक नहीं किया। आप क्या पब्लिक कर रहे हैं अभी? और पब्लिक आपको सुनना चाहती है, आपके उस डॉक्यूमेंट को देखना चाहती है। पब्लिक के पास खाने को कुछ नहीं है। 16,000 रुपया तनख्वाह है एवरेज पाकिस्तानी की। आप बजट देखें, आप जो बजट पे बजट फेंकते हैं, आप हर हफ्ते चेंज कर रहे हैं। मिनी बजट तो हर हफ्ते जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है, बिजली की प्राइस बढ़ती है, आपका बजट तो डिसबैलेंस हो जाता है। तो आप ये क्या किस किस्म लोगों के क्यों टाइम जाया करते हैं? गवर्नमेंट का पैसा क्यों तबाह कर रहे हैं? मैं देख रहा था कि वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जब इन्होंने अनाउंस की, कुछ सामने 2,000 बंदा बैठा हुआ था। तो क्यों उनको बिठा के सारे गवर्नमेंट का टाइम जाया कर रहे हैं? तो गाड़ियों के पेट्रोल सरकारी अफसर आ रहे हैं वहां पे, उस पॉलिसी 55 पेपर कहते हैं, पेपर 55 वो उसके डॉक्यूमेंट। वो खुदा दा नहा लो यार, कोई रोटी का बंदोबस्त करो लोगों के लिए, तुम किन चक्करों में पड़े? लेकिन इस वक्त हालात ये है, खासा अपना चीमा साहब, इस वक्त हालात ये है, असद उमर साहब ने अगले दिन खुद इस चीज को एडमिट किया है, बल्कि कि इस वक्त 25-30 MNA निकलने वाले हैं। वो टिकटों की गारंटी मांगते फिरते हैं। बल्कि यहां तक मुझे खबर किसी ने अगले दिन की है, मैं उसको सर्टिफाई करना है कि उस्मान बुजदार साहब का भाई जाके नवाज लंदन में मिलता फिर रहा है। तो परवेज खटक साहब की फैमिली छोड़ के जा चुकी है नून लीग में इस वक्त। बल्कि नूर आलम साहब ने बल्कि लोग कहते हैं नूर आलम साहब उन MPA MNAs के लीडर हैं जो इस वक्त लेफ्ट एंड राइट अपनी नेगोशिएशन कर रहे हैं। इन हालात में आप नेशनल पॉलिसी, आप एक लोगों ने आपका एक पांव निकाल के गवर्नमेंट से बाहर खड़ा कर दिया, एक पांव आपका अंदर है, एक अंदर बाहर है। आप इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बना रहे हैं। आप इस वक्त पॉलिसी, मैं आज एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ चीमा साहब, मैं हैरान होता रहता हूँ, हिस्ट्री पढ़ता हूँ। कहते हैं नेहरू साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने तो गांधी साहब के पास गए, उन्होंने कहा जी मुझे मशवरा दें। उन्होंने कहा अगर तुम पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो तो 3 चीजें करनी। आटा ना महंगा करना क्योंकि गरीब आदमी रोटी खाता है, सिनेमा का टिकट नहीं महंगा होना चाहिए क्योंकि उसने एंटरटेनमेंट करनी, साइकिल नहीं महंगा होना चाहिए क्योंकि उसने, गाड़ियां होती नहीं महंगी, साइकिल नहीं महंगा होना चाहिए। मकसद ये था कि गांधी साहब ने ये था कि जनरल मैसेज खुश होने चाहिए, गरीब आवाम, क्योंकि आपकी आबादी ज्यादा गरीब है। लेकिन आपका फोकस सिर्फ उन 10,000 लोगों पे जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, जो आप सिर्फ उनके आसपास घूम फिर रहे हैं। आपके MNA, आपके MPA चीख के कह रहे हैं यार हमारे हलकों में हालात खराब हैं, हमारे हलकों में हालात खराब हैं, खुदा का नाम है कुछ करो। लेकिन ये वो कहते नहीं जी अभी सस्ता तरीन मुल्क है, अभी तक कुछ नहीं है, हम बिल्कुल ठीक ठाक है, इकानमी कहते जहाज पे चढ़ गई है और हम इधर जा रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं। मेरे बातें सुनो तो मैं हैरान तरीन, अभी भी मैं खान साहब की बातें सुनता हूँ तो मैं कहता हूँ किस तरीके से ये रियलिटी से दूर है। मैं यहाँ पे छोटा सा एक बात मेंशन करना चाहूंगा, जो जवाद साहब जो इनके लीडर थे, वो जो PTI के फाउंडर थे, उनका मैंने इंटरव्यू सुना। उन्होंने कहा जी कि खान साहब वो बिल्कुल दरबार लगाते हैं, कोई बंदा किसी से तनकीद सुनना पसंद ही नहीं करते। कहते मैंने तनकीद की और उनकी तनकीद का मैं हैरान हो गया कि हाउ सच अ वाइज पर्सन, क्योंकि नेवी के कमांडर रहे हैं वो। उन्होंने कहा खान साहब को मैंने सिर्फ ये कहा था कि तनकीद जब तब करते हैं जब अपोजिशन में बैठे हो, जब आप हुकूमत में होते हैं तो प्लानिंग करते हैं कि हमने लोगों की जिंदगी आसान किस तरह करनी। कहते मेरी 20-25 लोगों के सामने ना सिर्फ बेइज्जती की गई बल्कि मुझे निकाल दिया गया पार्टी से, और तनकीद पसंद ही नहीं। और ये मैं वैसे एक जाती तौर पर चीमा साहब, क्योंकि मैं पोलिटिकल वर्कर हूँ, ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है। जो लोग आपके साथ पहले फाउंडर होते हैं, मारे खाते हैं, जब इलेक्शन होता है आप उनके चेहरे नहीं देखना पसंद करते, नए स्पेशल इंटरेस्ट के लोग आपके पास आ जाते हैं, वही आपके दरबारी बन जाते हैं, वो सारा दिन तालियां बजाते हैं जी, लोग आपके गीत गा रहे हैं, लोग आपके बुत बना के रख रहे हैं, आप तो मुगल आजम हैं, वो आपकी झलकी देखने के लिए बेताब है, 5 करोड़ लोग हैं मरते फिर रहे हैं, ये देखें आपके।
वो मेरा मकसद है, वो पटवारियों को कह गया कि लोग इकट्ठे करते हैं, फ्री बसों पे बिठा बिठा के बिरयानी के जलसे कराते हैं, और ऊपर जाके बंदा जो सियासतदान है वो समझता है देखो मैं कितना पॉपुलर। और दूसरी कसर जो ब्यूरोक्रेट अपने ब्यूरोक्रेट मर्जी के रखते हैं, वो दूसरी कसर वो खुशामदियों की लहर आगे ना वो स्टेजेस बन जाती है, एक स्टेज हटती है तो दूसरी खुशामदी आ जाती, दूसरे तीसरे, और यही वजह बनती है कि बंदे के लिए गिरता है बंदा इसमें। खास साहब पहले तो कहते रहे ना जी कि वो कि कुत्ता दरिया के किनारे में भी हुआ तो मैं जिम्मेदार हूं, अब खास साहब कहते हैं कुत्ता इथे लैंड की गया सी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे तारड़ साहब, इसमें जो आप, जारी बात है, आप जिस चीज को फोकस कर रहे हैं वो तो इंटरनल चीजों को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। आपने एक बड़ा रेफरेंस दिया है टीएलपी का। टीएलपी जो है वो बेसिकली उन्होंने आपकी सारी नेशनल सिक्योरिटी तो तबाह करके रख दी। हमें तो जो खतरा है वो एक्सटर्नली नहीं, वो तो इंटरनली था। इंटरनली आपकी इकोनॉमी अगर खराब हो जाती है तो आप पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। और दूसरा आप देखें ना कि पाकिस्तान में तारड़ साहब कभी किसी वजीर ने इस पे बात नहीं की, या कभी किसी हुकूमती अहदेदार ने बात नहीं की कि ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है 2045 तक, पंजाब के पॉपुलेशन मिनिस्टर हाशिम डोगर साहब आई थिंक कह रहे थे कि 2045 तक पंजाब की पॉपुलेशन 25 करोड़ हो जानी है। यानी कि सिर्फ आज से 22 साल बाद, 23 साल बाद पंजाब की पॉपुलेशन 25 करोड़, यानी कि जितनी पाकिस्तान की आबादी है इतनी पंजाब की आबादी हो जानी है। ये जो इंटरनल चैलेंजेस है, फॉर एग्जांपल टीएलपी को इन्होंने डिस्कस ही नहीं किया कि टीएलपी को कैसे वहां सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन कर लेते हैं। जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है उसके ऊपर कोई बात कोई नहीं है, ना कोई प्लानिंग है, ना मौलवियों से बात करते हैं। हर बंदा कह रहा है कि हम जितने बच्चे पैदा करेंगे हम इस्लाम की खिदमत करेंगे, और इससे जो है वो उम्मत बढ़ रही है, मुसलमानों की उम्मत बढ़ रही है, और ये हमारा जो है वो फ्रीजा है, बच्चे ज्यादा पैदा हो ताकि हम दुनिया में हमारा मुसलमान जो है, हम समझते हैं कि हमने जो नॉन मुस्लिम वर्ड है उसको आउट नंबर करना है आबादी बढ़ा के। यानी कि ये जो इस तरह की प्लानिंग है, ये तो अवाम के साथ वो बातें करने वाली थी। गिलगित बल्तिस्तान का तारड़ साहब स्टेटस कोई नहीं है वहां पे इस वक्त, वो बेचारे अपना नेशनल असेंबली का मेंबर इलेक्ट नहीं कर सकते, उनकी कोई जो प्रोविंशियल असेंबली है लूली लंगड़ी होती है। असल तो जिन लोगों को एम्पावर करना था उन लोगों को एम्पावर करने की जरूरत थी। टीएलपी जैसे जो ग्रुप्स थे, जो मिलिटेंट ग्रुप्स थे, उन तक जो है उनको ठिकाने लगाने की जरूरत थी। ये प्लान कर रहे हैं कि उनके साथ आइंदा उनको मेन स्ट्रीम कैसे करना है, अपने पुलिस वाले मरवा लिए हैं उनसे, और बात भी नहीं करते। तो असल तो मैस अंदर है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं, इनका तो इसमें तो कोई ख्याल ही नहीं, इनको तो पता ही नहीं है कि पॉपुलेशन पे बात करनी है, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को राइट्स देने हैं। कश्मीर का आप जाके इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, आजाद कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर जाके देखें, वहां पे 3G इंटरनेट नहीं चलता। हम मकबूजा कश्मीर को तो क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी तो नहीं चलता, उसका भी कोई। सो राइट्स की असल जंग तो सर राइट्स की है, और ऑलरेडी अपनी रिट एस्टैब्लिश करने की जंग है। चीमा साहब, इस वक्त खतरे की घंटी जो बज रही है वो जुम्मीत आपके मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक जलसा किया है, और आपका अगला इलेक्शन हजारा का जो आ रहा है वहां पे केपीके में, हजारे के लोग चौक दर चौक उनकी पार्टी में जा रहे हैं। आपके पीटीआई के लोग भी उनके साथ बातें कर रहे हैं। और उस सबसे बड़ी बात यह है, हमारे इमरान रिजवी साहब को, हम सारे इमरान नियाजी साहब, इन्होंने खास कर वो ऑलमोस्ट इमरान रिजवी साहब भी इनको होना चाहिए क्योंकि वो बड़े पॉपुलर थे, लेकिन ये कि इन्होंने जो टीएलपी के साथ देखे ना सीटें अलाइनमेंट करनी, ये अब देखें पेशावर से शुरू होकर अब पंजाब में आना है सारा कुछ काम। असल में इनको एजेंसियों की रिपोर्टें हैं कि बरेलवी, जो मैंने अगले दिन एक ये भी पढ़ रहा था कि पहले ये बरेलवी मुख्तलिफ पार्टियों के पीछे लगे हुए थे, कुछ पीएस पार्टी में थे, कुछ, और पीएस पार्टी खत्म हुई पंजाब में तो वो बिल्कुल उनको सबसे पहले जो एक झंडे के नीचे लाए थे वो रिजवी साहब लेकर आए थे। अब इस वक्त इनकी एजेंसियों की रिपोर्ट है कि वो एक वोट बैंक है, उसको कैप्चर करना चाहिए, वो किस पार्टी ने करना है। पहले कुछ वो बरेलवी जो थे वो मसलक के लोग पीएस पार्टी में थे, कुछ नून लीग में थे, कुछ बटे हुए थे, उनको एक झंडे के नीचे लेके आए रिजवी साहब। आज इस वक्त खास पीटीआई उनको देखती है कि ये हमारे लिए एक वोट बैंक का हिस्सा बन सकते हैं, इसीलिए इन्होंने उनके साथ कंप्रोमाइज किया है, इसीलिए ये सोचा जा रहा है उनके साथ सीट आगे एडजस्टमेंट की जाएगी। लेकिन ये खतरे की घंटियां सारी